Welcome back to English classes. Let us see. We were studying voice. Okay? वॉइस में हमने कल प्रेजेंट और इसके तीनों पार्ट्स का अध्ययन किया था. आज हम पास्ट टेंस के अंदर इनके तीन पार्ट्स को स्टडी करते हैं. तो जैसा आप जानते हैं कि पहला रूल अफर्मेटिव का होता है और पास्ट सिंपल में जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है. इस फार्मूले पर आधारित कोई सेंटेंस हो तो उसे आप पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ये चेंज नंबर 1 था. सेकेंड स्टेप पे हमने आपको बताया था कि दूसरा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंडिफिनिट टेंस है, इसके बाद पास्ट की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है, तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम क्रमशः वाज और वर का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं. इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि इस नियम का कोई अपवाद भी नहीं पाया जाता है, अर्थात हर एक केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करनी है आपको. फाइनली कम्स प्रीपोजिशन एज पर वर्ब्स, जैसा मैंने बताया था, एंड देन सब्जेक्ट. नाउ लेट अस सी, देयर आर 2 एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड. ही रोट अ नॉवेल, उसने एक उपन्यास लिखा. या फिर सी बॉट एन ऑडी कार, उसने एक ऑडी कार खरीदा. अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद आपको करना हो तो कैसे करेंगे? इंग्लिश टू इंग्लिश करना है. लेट अस सी, ही रोट अ नॉवेल, इसमें हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट अ नॉवेल है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा, यानी सब्जेक्ट का प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया. अब अ नॉवेल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज पर रूल वाज का प्रयोग, वाज डाउन करेंगे हम, और फिर राइट रोट रिटेन होता है, तो अ नॉवेल वाज रिटेन किसके द्वारा भैया? बाय हिम. अ नॉवेल वाज रिटेन बाय हिम. सी बॉट एन ऑडी कार. दूसरा वाक्य देखते हैं, तो फिर यहां पे आप देखोगे एन ऑडी कार वाज बॉट बाय हर. An Audi car was bought by her. Is that clear? Very simple. As simple sentence is concerned of past ना, past के simple की बात करें तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान. इसको बहुत आसानी से हम डील कर सकते हैं. इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, अथवा जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे. फिर से एक बार रिकॉल करते चले कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की लगनी है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम पैटर्न है, फॉलो करेंगे. ही रोट अ नॉवेल, अ नॉवेल वाज रिटन बाय हिम, ऐसे चलेंगे. एन ऑडी कार वाज बॉट बाय हर, ऐसे चलेंगे. फिर नेक्स्ट, इसका रूल नंबर 2 देखेंगे तो आप देखोगे निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, सबसे पहले आप पास्ट में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं. फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना है, और फाइनली ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं आप. तो जब हम इसके पैसिव में जाएंगे तो सहायक क्रिया अब हमको वाज नॉट मिलेगी. एक कदम आगे कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्रिया को ले रहे हैं. बाकी चीजें आप भी जानते हैं, सेम टू सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं. अब इस चीज को हम अनुवाद के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे. तो जैसे मैं कहूं कि मिस्टर गुप्ता did not teach me English. ओके, गुप्ता जी ने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया. तो फिर इस बात को अंकुर हमको कहना है, तो ये मी मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई लिविंग है, और दूसरा
नॉन लिविंग है तो लिविंग को हम पहले एड ऑन करेंगे। गॉट इट? इस नियम से चलेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश को हम इधर लाएंगे, was not taught me by मिस्टर गुप्ता। ओके, इसी वाक्य को आप दूसरे पैटर्न से भी अथवा करके देखिए, मी को इधर लाएंगे तो आई वॉज नॉट, मुझे नहीं पढ़ाया गया था, टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर गुप्ता। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान सा पैटर्न है, एक बार आप अगर इसे समझ जाते हैं तो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस को रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना आसान हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तीसरा जो रूल होता है वो इंट्रोगेटिव के लिए होता है। इंट्रोगेटिव में अगर हम एक्टिव की बात करें देन पैसिव की, तो डिड सहायक क्रिया को आप पहले निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, दूसरे नंबर पे वाज और वर को हम पहले निकाल लेंगे। अब बाकी सारी चीजें जैसे ऊपर हैं वैसे ही रह जाती हैं। ठीक, यानी कि वाज वर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रेस्ट इन नियमों को फॉलो करना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कि डिड यू रीड द हिंदू स्टडी, क्या कल आपने द हिंदू नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ा था? अब इस बात को आपको रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करेंगे भैया? तो इसको कुछ इस तरह से देखें कि वाज द हिंदू, यहां ध्यान रखना है कि ये एक न्यूज़पेपर है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, सारे न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहां इसका प्रयोग किया है। वाज द हिंदू रेड बाय यू स्टडी। इस तरह से आप ऐसे वाक्यों को पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। यदि आपको इनको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में ले जाना है तो बस आपको यहाँ पे नॉट ऐड कर लेना है, और ये नॉट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका पास्ट सिंपल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पोर्शन पे, इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, ये संख्या में कुल 5वां हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि इसका जो पहला रूल होता है, रूल 1 कम्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें कॉन्टिन्यूअस में हमको वाज और वर नाम से मिलती हैं। फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने की प्रथा है, इंग फॉर्म कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इनको पैसिव में ले चलते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा रिप्लेस होता है, वाज वर यहाँ बनी रहती हैं, मैंने बताया था एक्सेप्शन। अब यहाँ पे एडिशनल आपको एक क्रिया बीइंग जोड़ना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म,
इसी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके बदले यहां थर्ड फॉर्म होता है, प्रीपोजिशन और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम कहें कि सी वॉज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। परीक्षा की दृष्टि से आपको कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस आपको लर्न करने होते हैं, तो उसी कैटेगरी में अगेन एंड अगेन का एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसका हिंदी अर्थ होता है बार बार। ओके, तो सी वॉज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। अब आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट तो सी है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। अगेन एंड अगेन अदर वर्ड से उसे टच नहीं करते हैं। हम यहां मी को सब्जेक्ट में बदलेंगे, आई हो जाएगा। आई के साथ वाज, ऑलरेडी बीइंग, आई वाज बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म मांग रहे हैं तो कॉल्ड हो जाता है, बीइंग कॉल्ड। कैसे बुलाया जा रहा था, तो अगेन एंड अगेन। अब इसको अंदर कर लेते हैं प्रीपोजिशन के, बाई हर, मुझे उसके द्वारा बार बार बुलाया जा रहा था। I was called again and again by her. Okay, now example number 2. He was plucking flower from the garden. Okay, तो ऐसे वाक्यों में आप, क्या तोड़ा जा रहा था बागीचे से, पुष्प। तो फ्लावर को आप इधर ले लेंगे, फ्लावर was being plucked by him। अब ये फ्रॉम द गार्डन को इसके आगे अप डाउन कर सकते हैं आसानी से। ओके, निगेटिव सेंटेंस में आपको यहां पे परिवर्तन करना होते हैं। वाज वर के बाद अगर आप यहां नॉट ऐड कर दें और यहां पर भी वाज वर के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। यानी रूल नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाते हैं। सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपको नॉट लगा देना होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लें। जैसे दे वर नॉट चीटिंग यू, वे लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे थे। अब ऐसे वाक्यों में यू को आप इधर लाएंगे, तो यू वर नॉट cheated, you are not being cheated by them, you're not being cheated by them, this is। तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला फेज आता है रूल 2 के बाद रूल 3। इसमें रूल 3 comes for interrogative sentence।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे डील करते हैं? तो वाज वर इसमें पहले रहती हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। अब इसको अगर पैसिव में डील करना है तो आप वाज वर सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट को डाउन करेंगे, बीइंग एड ऑन करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दिस इज ओके। तो इस हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। Was this manager helping that account holder? गौर करेंगे, was this manager helping that account holder? क्या यह मैनेजर उस खाता धारक की मदद कर रहा था? ऐसे वाक्यों को आपको अगर सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले was that account holder, that account holder being helped by this manager। तो आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से अगर आपको रूल या पैटर्न पता है एक्टिव का, तो पैसिव करने में आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी फॉर यू। ओके, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू मूव। इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो रूल 4 होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, उसमें हमको यहाँ पे वाज वर सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा लेना है, ठीक है, और यहाँ वाज वर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा लेना है। इतना ही करना होता है। हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट फिर नॉट, इतना अगर कर लेते हैं तो फिर इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलना बेहद सरल हो जाता है। एनी कंफ्यूजन? देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होते हैं ये छठा टॉपिक होता है ये पास्ट का परफेक्ट टेंस। वॉइस पढ़ रहे हैं तो आगे इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब ऐसे वाक्यों का एक एक करके रूल देखें। रूल 1, एक्टिव वॉइस होता है और फिर पैसिव वॉइस होता है। इसका रूल 1 कम्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान रखिएगा, एएस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की बात है तो यहाँ पे हैड हमको मिलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब आ जाती है और ऑब्जेक्ट। पैसिव में भी बहुत आसान है, एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो वहां से हम बीन लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन, इसके बाद बाकी चीजें प्रीपोजिशन का बस वेट होता है, यहाँ बाकी सेम होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कहा कि दे हैड डिस्ट्रॉयड
an old mosque. They had destroyed an old mosque. ओके, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो एन ओल्ड मॉस्क और दे एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, अपनी चेयर को एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इधर एन ओल्ड मॉस्क हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय देम. An old mosque had been destroyed by them. Okay, this is very simple to understand. यहाँ पे केवल आपको एकमात्र परिवर्तन हैड के बदले हैड बीन करना है, बाकी सब ट्रेडिशनल रूल है, आपको कुछ नया हर बार नहीं करना होता है. वॉइस में ट्रांसलेशन का पैटर्न सेम होता है, चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्यों ना हो. इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. रूल 2 कम्स फॉर निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव में आपको यहां एड के बाद नॉट ऐड करना है, ओके, और यहां हैड बीन के बीच में नॉट ऐड करना है, बस इतना ही सा ध्यान रखना है. जैसे मैं कहूं कि वी हैड नॉट सीन द राम मंदिर. हमने राम मंदिर नहीं देखा था, लाइक दिस. तो अब यहां पे द राम मंदिर had not been seen by us. Simple. The Ram Mandir had not been seen by us. इस प्रकार इनका अनुवाद होता है. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आगे बढ़ते हैं. तो निगेटिव के बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये रूल 3 हो जाता है. रूल 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसमें हैड को पहले लाना है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला चलता है. एक्टिव वॉइस इसी को कहते हैं. पैसिव में अब आप इसका ट्रांसलेशन करते हो तो हैड के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट को लाना है, बीन एड ऑन होना है और प्लस प्रीपोजिशन एड ऑन होना है, लास्ट में सब्जेक्ट और कॉमन चीजें हैं. ठीक है, इस नियम से एग्जाम्पल देखेंगे तो हम कहें कि हैड दिस पुलिस मैन अरेस्टेड यू. क्या इस पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार किया था? तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, हैड यू बीन अरेस्टेड बाय दिस पुलिसमैन. Had you been arrested by this policeman? Okay. दूसरा एग्जाम्पल भी देख लें. हैड वी नॉट had we not written
दिस लेटर, क्या हमने यह लेटर नहीं लिखा था? तो आप देखोगे हैड दिस लेटर नॉट बीन written by us। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर नॉट लगा दिया तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, जो रूल नंबर 4 के लिए होता है, ठीक है। और अगर नॉट नहीं लिखते हैं तो फिर ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। इतना ही आपको अलग से ध्यान देना होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी कि 2/3 ऑफ दिस लेसन हैज बीन कंप्लीटेड हियर। ओके, अब इसमें एक बार मैं आपको फिर आगे बढ़ने से पहले इस चीज को बता दूं कि जो लोग अब बाद में जुड़े हैं वो भी अपडेट हो लें कि हम लोग सीक्वेंस में बेसिक्स के जो 8-10 टॉपिक्स होते हैं इंटायर इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें हमें मेनली सीटेट को ध्यान में रख के चलना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आर्टिकल, देन सेंटेंस, देन मॉडल वर्ब्स, देन टाइम एंड टेंस, देन पैसिव वॉइस। This is the 6th topic which has been dealt by me. Now there are 8 parts especially for passive voice in general English. Okay, हालांकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही राइटर्स 12 के 12 पार्ट का पैसिव बना दे रहे हैं, लेकिन वो अभी के लिए आउटडेटेड हैं। आमतौर पे जनरली इन 8 पार्ट्स का पैसिव बनता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन 8 पार्ट्स का पैसिव बनता है हम उनको क्रमिक रूप से पढ़ते चल रहे हैं। आज हमने पास्ट के 3, कल हमने प्रेजेंट के 3 पार्ट को पढ़ा, आज हम पास्ट के 3 पार्ट को पढ़ रहे हैं। अब इस कड़ी में आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में बेसिकली हम सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज अगर आपको पता है ट्रांसलेशन का, टेंस बेसिक पता है, तो देखिए आप वॉइस कर लेंगे। वॉइस और टेंस दोनों पता है तो आप नरेशन, लास्ट चैप्टर होता है वहां तक आप कर लेंगे आसानी से। ओके, वॉइस अगर पता है तो नरेशन भी आसानी से आपसे बन पड़ेगा। और अगर आपने मॉडल्स नहीं पढ़ा है, अगर आपको सिंटेक्स नहीं बनाने आता है, अगर आपने टेंस नहीं जाना है, क्लियर नहीं किया है, तो कितना भी कर ले आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सॉल्व करते समय, और करेक्शन लेवल तो या प्रपोर्शन तो बहुत पुअर होगा। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो बेसिक चीजों को एक बारगी 10 दिन 15 दिन समय लगेगा रिफ्रेश कर ले। हालांकि आई डू बिलीव यू मस्ट हैव read this basics of grammar somewhere in this journey of yours, है ना। यहां तक की यात्रा में आपने इसे 1-2 बार जरूर पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हमारा कर्तव्य है कि हम आपको एक बारगी बेसिक से लेकर और एडवांस तक, यानी न्यू से लेकर छत तक हम अपने हिसाब से ढालें, ठीक है। तो इस कड़ी में आइए, यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव इन दोनों को एड ऑन किया, और अब आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास ये बेसिक्स रूल है तो आपको पैसिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर्स कि आप इन प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को
घर पे क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा और फिर आप परीक्षा में अच्छा कर। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क करेंगे। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।